जावेद साहब का एक अभी रिसेंटली वीडियो मैंने देखा। एक तो ये लोग यार क्लिप काट काट के जावेद साहब की हर जगह लगाया करते हैं। अब जावेद साहब का ऐसा मामला हो गया कि ये जो इन्फॉर्मेशन डिप्राइव्ड जनरेशन है, जिसने कभी भी कुछ गहराई देखी नहीं है, वो जावेद साहब का कुछ भी देख ली तो उसे लगता है ओ भाई अर, मतलब ही इज़ अ वंडरफुल गाय। आज की बात नहीं है, जस्ट रीड हिम, तुम्हें पता चल जाएगा हाउ ग्रेट ही हैज़ बीन। बट नॉट अ ग्रेट पोएट, शायर के रूप में इतना ज़्यादा सीरियसली लिया भी नहीं जाता उन्हें। नहीं, इज़ नॉट अ ग्रेट गज़ल का शायर। ही हैज़ ट्राइड। अपनी दोनों किताबों में उन्होंने बेसिक, अगर उसको एनालाइज करने जाओगे तो उन्होंने इस चीज़ को दिखाने की पूरी कोशिश की है कि मैं सभी बहरों में लिख सकता हूँ, मेरे अंदर वर्सेटैलिटी बहुत ज़्यादा है। तो डिफरेंट डिफरेंट बहरों में भी ट्राई किया है गज़लों में, जबकि अमूमन इतना ज़्यादा शायर लोग बहर को दिमाग में रख के नहीं शायरी करते हैं, वो जिस तरह से आती होती है। पर दोनों किताबों में मैंने एक चीज़ नोटिस की कि अलग अलग बहरों में हर गज़ल है। सो इट्स लाइक ही इज़ ट्राइंग टू कवर टेक्निकल एस्पेक्ट पे सारा का सारा, बट देन अगेन ही इज़ नॉट वन ऑफ द फाइनेस्ट शायर्स वी हैव। Lyricist, of course, nobody denies the fact, and people really admire him for whatever he has done in lyrics. So even I admire him. मेरी तो शायरी की शुरुआत ही वहीं से हुई थी जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया था। तरकश, आई गेस इट वाज लखनऊ का बुक फेयर 2018 का अक्टूबर का महीना था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस वक्त चुनाव होने वाले थे और मैं लखनऊ गया था उठाने के लिए बुक फेयर। लेट्स वॉच द क्लिप। ये एक जो है आजकल आ गया है प्रोज पोएम, इट्स वन बिग फ्रॉड। जावेद साहब उतने ही अनफिल्टर्ड सेलिब्रिटी होके जितना मैं नॉन सेलिब्रिटी होके अनफिल्टर्ड हूँ। मतलब शुरू होते बोलते हैं कचरा है। प्रोज पोएम का क्या मतलब है? अलाइव कॉप्स है, इसका तो मतलब ही नहीं बनता ना। गरम बर्फ, अरे कैसे भाई कैसे कर रहे हो? देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री। वो क्या है वो आप तय कर लीजिए, लेकिन कोई डिफरेंस है नहीं है। कोई तो होगा तभी तो प्रोज और पोइट्री दो अलग वर्ड है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, छोटा सा हिस्सा। चलो, तो मेरी एक पोएम है, वो कमरा याद आता है। अब इसकी लाइन देखिए, मैं ऐसे साइज बताता रहूँगा आपको लाइन। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के मुझसे हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। अब ये सब छोटी बड़ी लाइनें हैं ना, और इनमें राइम भी नहीं है। अब मैं इसे तेजी से पढ़ता हूँ। मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों की और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा, जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई। तो भैया यहाँ पे पता है क्या हुआ? बात यह है कि ये जो जावेद साहब अपनी नज़्म पढ़ रहे हैं, इस तरह की नज़मों को कहा जाता है आज़ाद नज़्म। अब आज़ाद नज़मों का मामला ये रहता है कि भैया रिदम उसमें चलती है, रिदम उसमें गायब नहीं होती है, उसमें मीटर रहता है, रिदम रहती है, इसीलिए उन्होंने इस तरह से इसे पढ़ लिया। अब जैसे मैं कोई नज़्म अगर पढ़ूँ, भले दिनों की बात थी, भली सी एक शक्ल थी, ना ये कि हुस्न ताम सी, ना देखने में आम सी, न ये कि वो चले तो कहकशा सी रह गुजर चले, मगर वो साथ हो तो फिर भला भला सफ़र लगे ना। ये जो रिदम आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये नज़्म है, वो नज़्म एक मीटर में चल रही है। अब यहाँ पे जो दूसरी नज़्म है, ये अहमद फराज की नज़्म है, इस नज़्म में आपको मिल जाएगा राइमिंग स्कीम भी। जावेद साहब की में राइमिंग स्कीम नहीं है, लेकिन मीटर में वो है। मैं जब भी ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में थपकर वगैरह वगैरह। अब मैं से एक नज़्म शारिक दादा की पढ़ के सुना था। इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स ऑफ अवर जनरेशन हिंदुस्तान से। अफसोस उनको वो शोहरत वो उस तरह से मासेस में नहीं मिल पा रही, जबकि उनकी ज़बान भी आसान है। मतलब मासेस ही बिल्कुल उल्लू हैं, उनके अंदर ज़रा सी भी सेंसिबिलिटीज़ बची ही नहीं है लिटरेचर को परसीव करने की, रीड करने की। अब उल्लू के राइम करने वाले लोग कुछ भी आके बक के चले जाते, भाई ये रील पे देख लो, लोग वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने चले जाते जो ऑलरेडी प्रिटी मच मेन स्ट्रीम ही है। वहाँ पे तो कुछ अंडररेटेड बताया भी नहीं गया है, और लोग आ जाते हैं, चार चीज़ें बता देते हैं रील पे, लोगों को लगता है ओह ये तो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। खैर, शारिक दादा की नज़्म सुनो भाई, बड़ी प्यारी नज़्म है, और इसको भी मैं उसी तरह से रिदम में पढ़ सकता हूँ जिस तरह से जावेद साहब ने अपनी पढ़ा। मेरी दुनिया बहुत तेज़ी से खाली हो रही है, अजब मुश्किल है मेरी, किसी की आंख में है कौन सा चेहरा मेरा ये भूल जाता हूँ, मगर इल्ज़ाम देना हाफिज़े को भी गलत होगा, ये मुमकिन ही नहीं है कोई अपने सारे चेहरे याद रख पाए, नतीजा ये कि हर जाते हुए लम्हे के हमराह मेरी तन्हाई बढ़ती जा रही है, मैं अपना एक चेहरा भूलता हूँ और ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है कोई।
बहुत प्यारी नज़्म है, मैंने घटिया तरीके से पढ़ा इस वजह से नहीं आ रहा, पर बहुत पॉइंट ये है कि इस नज़्म में भी कहीं पे भी राइमिंग स्कीम नहीं है, पर यहाँ पे जो रिदम्स हैं वो चल रही हैं। तहजीब हाफ़ी भी बहुत नज़में लिखते हैं इसी तरह की आज़ाद नज़में, जहाँ पे राइमिंग स्कीम नहीं होती है, लेकिन उन नज़मों में रिदम चलता रहता है, जिसकी वजह से आपको इस तरह से पढ़ने में सहूलत होती है। अब जावेद साहब जिसकी बात कर रहे हैं प्रोज़ पोइट्री, उधर क्या है ना कि वो पूरा पूरा प्रोज़ ही चला जाता है, लेकिन वो पोएटिक फॉर्म में होता है। अब मामला ये है प्रोज़ पोइट्री को लेकर सिर्फ जावेद साहब नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, बिकॉज पीपल वांट अ नीट डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री। फ्री वर्स पोइट्री में रिदम की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फ्री वर्स पोइट्री में लाइन बाय लाइन गैप्स और स्पेसेस के ज़रिए कविता आगे बढ़ती है, तो आप उसे इन्जॉय करते हैं। पर इधर प्रोज पोइट्री में स्पेसेस वाला भी सिस्टम नहीं रहता है, वो पूरी की पूरी जैसे 2 पैराग्राफ आपको लिख के दे दिया गया और आपसे कहा गया कि भैया ये पोइट्री है ना। अब पोइट्री को परसीव करना वहाँ पे मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई सारे लोग खुन्नस खा जाते हैं, बिकॉज वी वांट द क्लीन डिस्टिंक्शन कि भैया प्रोज क्या है। poets.org जैसे अपने यहाँ रेखता है वैसा ही समझ लो, वेबसाइट है एक ये और एक पोइट्री फाउंडेशन है। तो पहले पैराग्राफ में ही ये जो पूरा का पूरा बवाल कटा है, इसको ये लोग एड्रेस करते हैं। दो द नेम ऑफ द फॉर्म में अपीयर टू बी कॉन्ट्राडिक्शन, द प्रोज पोएम एसेंशियली अपीयर्स एज प्रोज बट रीड्स लाइक पोएट्री। अब बात यह है ना कि जो प्रोज होता है वो कई बार काव्यात्मक प्रोज हो जाता है, ऐसा इनका कहना है, इन लोगों का कहना है। मुझे बख्श देना, मेरे पीछे डंडा लेके मत पड़ना। मैं अपने केसेस बताऊंगा, उर्दू शायरी वालों के साथ क्या इशू है जिस वजह से वो सिरे से रिडिक्यूल करने के लिए रेडी हैं, वो भी मैं बात करूंगा। लेकिन पॉइंट ये है कि जो नीट डिस्टिंक्शन है, पहला तो वो चला जाता है, सब्जेक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा आ जाता है। अब इशू यही है कि ये जब नीट डिस्टिंक्शन चला जाता है तो आप जो लिख रहे हैं, मैंने कोई भी प्रोज लिख दिया, मैं कह दूँ ये पोइट्री हो जाएगा ना। अब ये रीडर के ऊपर है कि वो उसे प्रोज की तरह देखना चाह रहा है या पोइट्री की तरह देखना चाह रहा है। अभी मतलब सीन तो ऐसा है ना, हिंदी में बहुत ज़्यादा प्रोज पोइट्री हो रही है ना, उर्दू में तो ना के बराबर हो रहा है, कोई नहीं लिख रहा प्रोज पोइट्री है, दैट आई नो ऑफ। अभी पाकिस्तान में कोई लिख रहा होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, पर कोई लिख रहा होता तो पहुँच जाती बात अभी तक। हिंदुस्तान में तो कोई लिख ही नहीं रहा है। हिंदी लिटरेचर में कुछ लोग लिख रहे हैं, किसी हिंदी के कवि ने 70-80 कविताओं का अपना संग्रह निकाला, और उसमें मान के चलो तुम्हें 1 या 2 हार्डली मिल जाएंगी। सो हमारे यहाँ क्या है ना, इस चीज़ को लेकर मेन स्ट्रीम अभी उस तरह से सीरियसली लिया नहीं गया, बट देयर हैव बीन प्रीटी सीरियस पोएट्स प्रोज पोएट्री के। और अगर तुम इसी पेज को स्क्रोल करोगे तो तुम्हें मिलेगा कि भाई चार्ल्स बॉडलेयर ने इस पे काम कर रखा है, देन रीलके ने काम कर रखा है, काफ्का ने भी इसके ऊपर काम कर रखा है, पाब्लो नेरूदा ने काम कर रखा है, विलियम कार्लोस विलियम्स ने काम कर रखा है। सो देयर हैव बीन लाइक जाइंट लिटरेरी जाइंट वाले लोग जिन्होंने प्रोज पोएट्री के ऊपर काम कर रखा है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसे सिरे से रिडिक्यूल कर दोगे। तो ये रेजिस्टेंस क्यों आता है? रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम्हारे पास नीट डिस्टिंक्शन नहीं है। नीट डिस्टिंक्शन ना होने की वजह से दिक्कत आती है। उर्दू अदब वालों के साथ मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अब जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग साला सांस भी लेते हैं ना, तो वो भी मीटर में होती है। अब ये जो मीटर को लेकर हम लोगों का फैसिनेशन है, ये जो मीटर का मोह है, उसके चक्कर में उर्दू में अभी उस तरह से एक्सेप्टेंस फ्री वर्स पोइट्री का भी नहीं हो पाया है। जबकि हिंदी में या दुनिया भर का लिटरेचर देखो, फ्री वर्स पोइट्री को बहुत ही अच्छी खासी पदवी दी जा चुकी है। नोबेल वोबल भी जिन कवियों को मिलता है उनको भी, विस्लावा शंबोस का कोई पता नहीं वो नोबेल मिला है कि नहीं, वो भी फ्री वर्स में ही लिखती हैं। इनको जिनको मिला था 2-3 साल पहले, लुइस ग्लुक या ग्लू वट एवर हर नेम इज़, उनको, वो भी फ्रीवर्स पोइट्री लिखती है। तो पॉइंट ये कि फ्रीवर्स पोइट्री को अच्छा खासा वहाँ पे रिकग्निशन मिल रखा है। पर हमारे यहाँ जावेद अख्तर बीइंग टिपिकल उर्दू पोएट पूरा मिजाज है, बकवास है, कचरा है। एंड आई गेट दैट एंड आई अंडरस्टैंड, वी वांट दैट क्लीन डिस्टिंक्शन। क्योंकि वो जो क्लीन डिस्टिंक्शन है ना, वो हम लोग को थोड़ा सा तो स्कोप देता है इस बात का कि हम कचरे को आने से पहले ही रोक दें। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से प्रोज पोइट्री को लेकर थोड़े से रेजिस्टेंस है। बट इवन आफ्टर इतने सारे रेजिस्टेंस, जाने माने लोग हैं दुनिया भर के लिटरेचर में जिन्होंने अच्छा खासा काम प्रोज पोइट्री में कर रखा है। एक ज़रूरी बात ये भी है कि हमें ये पता है कि प्रोज पोएटिक हो सकता है, लेकिन हमें, क्योंकि पोइट्री को हमने एक स्पेशल तरीके के ढांचे और शक्ल में रख रखा था, तो पोइट्री प्रोज जैसी होगी कि नहीं वो एक्सेप्टेंस मुश्किल थी। बट अकॉर्डिंग टू दीज पीपल जिन्होंने अच्छा खासा काम इस डोमेन में कर रखा है, उनका कहना ये है कि ये जो लाइन है जितनी तुम नीट डिस्टिंक्शन के साथ बना रहे हो उतनी है नहीं, ये ब्लरी है। मैं हिंदी के कवि हैं अंचित, वो ट्रांसलेशन भी करते हैं। उनका एक प्रोज पोइट्री का पीस मैं सुनाता हूँ। रात के बीच एक रात, और फिर रातों के बीच एक ऐसी भी रात आती है, बिस्तर गड़ने लगता है, ज़मीन ही सहारा बनती है। सुबह से हाथों का कांपना बंद नहीं हुआ, गर्दन भारी हुई जाती है, आंखें बंद होती हैं और बंद होते ही एक झटके में ऐसे खुलती हैं मानो उन्होंने कोई पाप कर दिया हो।
बहुत साल बीत जाने के बाद फिर एक ऐसी रात के आने का खैर मकदम करना है, या कुछ नहीं बदलता, इसका अफसोस। स्थितियाँ बदलती हैं। मैंने कसम खाई थी कि गालिब का दीवान दोबारा नहीं उठाऊंगा और बौदलेयर की कविताएं भूल जाऊंगा। गर्मियाँ आएंगी और मैं खुद से कहूँगा कि नहीं आई। ये जो यूट्यूब पे नया मुझे सस्ता फेम मिल रहा है और तुम लोग भाई देख रहे हो वीडियो, आई रियली लव इट एंड थैंक यू सो मच। ASMR देखो। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। आई होप ये जर्नी कंटिन्यू रहे और आई विल ट्राई कि ऐसे ही बेसिक कमेंट्री वीडियोज़ रेगुलरली आते रहें। थ्रू कमेंट्रीज आई विल ट्राई कि तुम्हें नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तुम समझते रहो चीज़ों को और ज़्यादा नुआंस के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कचरा है, बहुत ज़्यादा क्लटर है और उससे खुद नेविगेट करना कई बार मुश्किल हो जाता है।